एचपी एग्जाम अफेयर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए आज की इस वीडियो में हम ऑल हिस्ट्री क्वेश्चन आज जो हम सभी हिस्ट्री क्वेश्चंस को जो है वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एचपीआरसी है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से आपके एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू वेदास इनटू हाउ मैनी युगास इज टाइम डिवाइडेड, कि वेदों के अनुसार समय को कितने युगों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8 एंड डी ऑप्शन है 4। तो देखिए पूछा है कि वेदों के अनुसार जो है ना वो समय को कितने युगों में बांटा गया है। तो इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि युग जो होते हैं ना वो समय को जो है वो 4 युगों में जो है वो बांटा गया है। 4 युग हमने जो है वो पढ़े हैं। जैसे कि आपको पता है 4 युग कौन कौन से हैं, आपका सतयुग हो गया, आपका द्वापर युग हो गया, कलयुग हो गया आपका, और आपका जो है वो त्रेता युग। ये 4 युगों में जो है वो समय को बांटा गया है। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है कि 4 युगों में जो है वो बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। देखिए यहाँ से ना आपको जो है वो डिटेल में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम यहाँ से आज की वीडियो में रिवाइज करेंगे ताकि आपका एक रिवीजन भी हो सके और आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन और भी आपसे एचपीआरसी जो है वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर युग जो है वो 4 यहाँ पर पूछे गए हैं कि 4 युग है। इन युगों से भी डिटेल में क्वेश्चन एचपीआरसी जो है वो आपसे पूछ सकता है। जैसे कि पूछ सकता है कि इन युगों का जो है वो आपका क्रोनोलॉजी में जो है वो इन युगों को जो है वो आप लगाइए। तो सबसे पहले आपका सतयुग है, उसके बाद आपका त्रेता युग, उसके बाद आपका द्वापर युग और उसके बाद आपका कलयुग। ये तो आपका क्रोनोलॉजी में जो है वो लगाई है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वो हम प्रेजेंटली जो है वो किस युग में है, प्रेजेंट एज आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि कलयुग में जो है वो हम प्रेजेंटली है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण किस युग की है, तो रामायण आपकी त्रेता युग की है, ध्यान रखना। रामायण, महाभारत की बात करें तो महाभारत आपका द्वापर युग का है। ओके, सबसे बड़ा लंबा युग अगर आपसे पूछे सबसे लंबा युग, तो सबसे लंबा युग है आपका सतयुग। सबसे छोटा युग पूछे तो सबसे छोटा युग है कलयुग, जिसमें हम जो है वो आजकल जो है वो कलयुग जो है वो चला है। देखिए यहाँ पर वेदों की बात हुई है इस क्वेश्चन में कि वेदों के अनुसार समय को जो है वो 4 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर तो युगों की संख्या पूछी गई थी, युगों का नंबर पूछा गया था, यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। वेद आप जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है। आपसे जो है वो वेदांग पूछे जा सकते हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांग आपके 6 है। पुराण उसी तरीके से, पुराण आपके जो है वो 18 आपके पुराण है। ओके, और आपके जो है वो उपनिषदों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद आपके 108 हैं। दर्शन, षड दर्शन की बात होती है तो दर्शन आपके 6 दर्शन है। संस्कार 16 संस्कार है। तो ये नंबर्स भी आपसे कोई भी इस तरीके से एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एचपीआरसी जो है वो यहाँ से पूछ सकता है, और आगे भी आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड दी 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म पार्श्वनाथ अटेन निर्वाण, कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ का निर्वाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। निर्वाण का क्या मतलब है? निर्वाण है आपका, आप कह सकते हैं कि मोक्ष इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ, ज्ञान इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ। आपके 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ। आप जानते हैं जैन धर्म में क्या है, तीर्थंकर सिस्टम है आपका। 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए हैं। तो कहा गया है कि जो ये 23वें तीर्थंकर है जैन धर्म में पार्श्वनाथ, इनको जो है वो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है, तो इनको जो है वो निर्वाण प्राप्त हुआ था आपका सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर आपका झारखंड में है। यहाँ पर इन्हें जो है वो ये निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखना। यहाँ से जैन धर्म से क्वेश्चन बना है तो जैन धर्म से रिलेटेड थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ से रिवाइज आज जो है वो कर लेते हैं। जैन धर्म की बात हुई है तो जैन धर्म के संस्थापक बताइए कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक है आपके ऋषभदेव। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आपके महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो पार्श्वनाथ है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी जो है। यहाँ से महावीर स्वामी से तो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो इसीलिए आपको जैन धर्म आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वेद में आपको ध्रुपद की वोकल शैली की उत्पत्ति मिलेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास विल यू फाइंड द ओरिजिन ऑफ वोकल स्टाइल ऑफ ध्रुपद, कि ध्रुपद, यहाँ पर वोकल स्टाइल की बात हो रही है, ध्रुपद की वोकल शैली। ए ऑप्शन है आपका सामवेद, बी ऑप्शन है अथर्ववेद, सी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, डी ऑप्शन है आपका ऋग्वेद। तो आप जानते हैं 4 ये वेद हैं, ये जो है वो आपके ऑप्शन में है कि इनमें से कौन से वेद में जो है वो ध्रुपद की वोकल शैली की उत्पत्ति आपको मिलेगी। देखिए वोकल स्टाइल की यहाँ पर बात की गई है, तो
जहाँ पर भी आपसे संगीत से रिलेटेड पूछा जाएगा ना, तो हमेशा ही आपका सामवेद जो है वो राइट आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है, सामवेद है। सामवेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है, ध्रुपद की वोकल शैली की उत्पत्ति जो है वो आपको मिलेगी। ओके जी, यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। वेद जो है वो आपके 4 है, ये तो हम जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछे तो ऋग्वेद है। ओके, आपसे पूछे कि सबसे आधुनिक वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। आप जानते हैं कि सबसे आधुनिक वेद जो है वो हमारा अथर्ववेद है। और आपसे अगर पूछा जाए कि यज्ञ, युद्ध कला, अनुष्ठान, ये सभी जो है वो कौन से वेद से जो है वो इनका संबंध है, तो ये आपका यजुर्वेद है। और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, तो ये जो है वो आपका अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वेदों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ओके जी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HP हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम के, जैसे HP पटवारी हो गया, JOIT हो गया, आपका पंचायत सेक्रेटरी की आप तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो है वो हम जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको जो है वो हेल्प हो सके आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 701865670181 यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए। आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आप नाम लिखिए आप मैसेज में, हम जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप जो है हमारी ऑफिशियल HP एग्जाम अफेयर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है वो इन ऐप्स का जो है वो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमारे जो है वो डिफरेंट कोर्सेज चले हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वो ये सभी कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच 19th century social reform movement actively challenged orthodox Hindu practices and promoted rational thinking। कि 19वीं शताब्दी के किस सामाजिक आंदोलन ने रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को सक्रिय रूप से चुनौती दी तथा तर्कसंगत चिंतन को बढ़ावा दिया। कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, 19वीं शताब्दी का एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, जिसने जो है वो चैलेंज किया आपके ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस को, जो आपके ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदू प्रथाएं हैं ना, उसको जो है वो चैलेंज किया और प्रमोट क्या किया, रैशनल थिंकिंग यानी कि तर्क संगत जो है चिंतन है उसको बढ़ावा दिया। कौन सा ऐसा जो है वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था? ए ऑप्शन है आपका हरिजन आंदोलन, बी ऑप्शन है आपका अलीगढ़ मूवमेंट, सी ऑप्शन है आत्मसम्मान आंदोलन, डी ऑप्शन है आपका ब्रह्म आंदोलन। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा ब्रह्म आंदोलन। देखिए, ब्रह्म आंदोलन आप जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में जो है वो की थी। कब की थी? 1828 में जो है वो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय जी जो है ना वो आपका विरोध कर रहे थे बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा और जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो है वो विरोध कर रहे थे। राजा राम मोहन राय जी ने ही जो है वो ये आपका ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ब्रह्म समाज से आपसे ना डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय जी से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। यही जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में HPR से पूछ रहा होगा। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा। देखिए, यहाँ से ना ज़्यादातर जो है वो हमें अभी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला, जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिला। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले HPRC के एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी इन्वेजन डिड महमूद ऑफ गजनबी रिपोर्टेडली कैरी आउट ऑन इंडिया। कि महमूद गजनबी ने कथित तौर पर भारत पर कितने आक्रमण किए थे? महमूद गजनबी आप जानते हैं एक गजनी साम्राज्य का एक शासक था, गजनी जिसकी राजधानी थी। एक तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी था जिसने जो है वो भारत पर आक्रमण किया। तो पूछा गया है कि कितनी बार जो है वो गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो है वो आपका जो है वो 17 टाइम जो है वो गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था। सभी को ये जानते भी है, इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है। आपसे हर लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है आपका HPRC, डिफिकल्ट भी पूछ रहा है, इजी भी पूछ रहा है, तो आपको ऐसे इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने। 17 टाइम जो है वो महमूद गजनबी ने आपका भारत पर आक्रमण किया था। इसके जो है वो हम थोड़े फेमस जो आक्रमण है, बहुत इंपॉर्टेंट जो आक्रमण है इसका, वो है आपका 1025 ईस्वी का AD का आपका 16वां आक्रमण बड़ा फेमस है गजनबी का। इसने जो है वो आपके सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण किया था, अपना 16वां आक्रमण। ये आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है आपका? सोमनाथ मंदिर आपका जो है वो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर उसने अपना 16वां आक्रमण किया। 17वां आक्रमण इसने जो है वो जाटों के खिलाफ किया था। तो इस तरीके से ये जो है वो आपको मुस्लिम आक्रमणकारी से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। 17 बार महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, विच एज कम्स आफ्टर द चैल्कोलिथिक एज इन इंडियन हिस्ट्री, कि भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाण युग के बाद कौन सा युग आता है। ताम्रपाषाण युग आप जानते हैं जिसमें जो है वो आपका कॉपर और स्टोन टूल का जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगा था, तो वो आपका चैल्कोलिथिक पीरियड है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका कॉपर एज तो आपका ये चैल्कोलिथिक ही है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद के युग की बात ये पूछ रहा है, इसके बाद की एज की बात ये पूछ रहा है। ब्रोंज एज भी जो है वो इसका राइट आंसर नहीं है। पाषाण युग तो जो है वो सबसे पुराना काल है, पाषाण युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आयरन एज, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम स्टोन एज की पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है वो चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो हम पढ़ते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है वो हम आयरन एज की बात करते हैं। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा था कि विच एज कम्स आफ्टर चैल्कोलिथिक, तो चैल्कोलिथिक के बाद हमें जो है वो आयरन एज देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे जो है वो यहाँ पर ये पूछा गया था। देखिए यहाँ से मैं आपको एक दो क्वेश्चन और रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपका मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, कौन सी धातु सबसे पहले मानव ने प्रयोग की, तो ये भी आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कॉपर का प्रयोग जो है वो मानव ने सबसे पहले किया था। अच्छा, तो फिर ये जो यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रोंज एज कौन सी एज है। ब्रोंज एज आपने सुना होगा कांस्य युगीन एक सभ्यता भी कहा जाता है, तो IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपका वो टाइम पीरियड है वो आपका ब्रोंज एज है। ओके, ध्यान रखना ये पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, What was the main objective of Bhagat Singh and B.K. Dutt throwing bombs in the Central Legislative Assembly in 1929? क्या हुआ था कि 1929 में भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा जो है वो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है कि आपने सुना होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस आपने सुना होगा। 1929 में क्या हुआ था कि भगत सिंह ने जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बॉम्ब फेंका था। उसका एम पूछ रहा है कि उसका मेन एम क्या था बम फेंकने का। ए ऑप्शन है यहाँ पर टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जो है वो कारावास से भागना उसका एम था, बिल्कुल नहीं, ये तो एम जो है वो नहीं था। बी ऑप्शन है टू अपोज दी पब्लिक सेफ्टी बिल, कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किए थे पब्लिक सेफ्टी बिल, उनको अपोज करना जो है वो उसका कारण था, बिल्कुल यही जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए स्टेटमेंट वाइज जो है वो HPR से एग्जाम में पूछ रहा है और आपको जो है वो डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या जो है वो आपकी स्टोरी उस टाइम रही थी 1929 में जो है वो असेंबली बॉम्ब केस से कहते हैं। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जो है ना वो आपका 2 बिल ला रहे थे आपके अंग्रेज, कौन कौन से, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये 2 बिल जो है वो आपका अंग्रेज ला रहे थे, इसका विरोध करने के लिए जो है वो ये असेंबली बॉम्ब केस जो है वो आपका हुआ था। 1929 की ये जो है वो घटना है, ध्यान रखना ये। फिर जो है वो इसके बाद जो है वो भगत सिंह और बीके दत्त को जो है वो अरेस्ट किया गया था और 23 मार्च 1931 को जो है वो भगत सिंह को फांसी दी गई थी और 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपकी स्टोरी इस तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए। आपसे अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बने फिर भी आप जो है वो सही कर लोगे अगर आपको डिटेल में जो है वो सभी कंसेप्ट अगर आपको पता होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी वॉव्स आर मेंशन्ड फॉर श्रावक एंड श्राविकाज इन जैनिज्म, कि जैन धर्म में श्रावकों या श्राविकाओं के लिए कितने व्रतों का उल्लेख किया गया है। देखिए व्रत हमने पढ़े हैं, जैन धर्म की बात हो रही है। देखिए जैन धर्म में हमने पढ़ा था एक, आज के ही इस क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक पढ़ा था कि जैन धर्म में हमने 23वें तीर्थंकर कौन पढ़े थे। हमने पढ़े थे आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी जो है वो पढ़े थे। जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी ने जो है ना वो 4 व्रत दिए थे। कौन से दिए थे? 4 व्रत दिए थे। उसके बाद आपके जो है वो 24वें तीर्थंकर आया आपके महावीर स्वामी जी। ओके, महावीर स्वामी जी ने जो है ना, महावीर स्वामी जी ने जो है वो 5 व्रत दिए थे, जिसमें 5वां व्रत इन्होंने ब्रह्मचर्य को जो है वो जोड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 5 व्रत तो ये हो गए। यहाँ पर पूछा गया है श्रावक और श्राविकाओं के लिए, ये यहाँ पर अलग क्वेश्चन है कि श्रावकों या श्राविकाओं के लिए कितने व्रतों का उल्लेख है। तो श्रावक और श्राविकाओं के लिए जो है ना आपका 7 शील व्रत जो है वो और जो है वो ऐड किए गए हैं। 7 शील व्रत उन्हें कहा गया है। तो 7 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो आपके 12 जो है वो व्रत यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 12 जो है वो राइट आंसर है कि हाउ मेनी वॉव्स आर मेंशन फॉर श्रावक एंड श्राविकाज इन जैनिज्म। तो 12 जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द 12 वॉव्स फॉर
फॉलोवर श्रावक एंड श्राविका इंक्लूड 5 अनुव्रत एंड 7 शील व्रत। तो 5 आपके अनुव्रत है जो मैंने आपको कहा, जो कि महावीर स्वामी जी ने 5 महाव्रत दिए, उन्हें क्या कहते हैं, अनुव्रत कहते हैं। और 7 शील व्रत अलग से है बाय फॉर जो है वो श्रावक और श्राविकाओं का, जिसमें उल्लेख मिलता है। तो ये टोटल 7 + 5 हम करेंगे तो 12 हमें देखने को ये मिलते हैं। तो डिटेल में यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है आपका जैनिज्म से, तो आपको डिटेल में ये जैनिज्म बुद्धिज्म को जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आगे भी आपके HPR से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफीज पुरुषा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज व्हाइल प्रकृति कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुष को संशोधित या फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि प्रकृति सभी वस्तुओं में परिवर्तन जो है वो कर सकती है। देखिए एक हम जो है वो पढ़ते हैं पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। जब हम दर्शन पढ़ते हैं ना, षड दर्शन, मैंने आपको कहा था कि 6 दर्शन है हमारे। षड दर्शन में हम एक जो है वो दर्शन पढ़ते हैं जिसमें प्रकृति और पुरुष का हमें वर्णन देखने को मिलता है। प्रकृति होती है, प्रकृति को हम जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन पुरुष जो है वो कभी नहीं बदलता। तो पूछा गया है कि कौन से दर्शन में ये बात होती है, तो ये बात होती है आपके सांख्य दर्शन में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के फाउंडर बताइए कौन है? सांख्य दर्शन के फाउंडर जो है वो हमें कपिल मुनि देखने को मिलते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के फाउंडर है। सबसे पुराना दर्शन आपसे पूछे तो वो भी आपका सांख्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं। थोड़ा सा हम षड दर्शन को यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, षड दर्शन में आपको सबसे पहले न्याय दर्शन पता होना चाहिए कि न्याय दर्शन हम पढ़ते हैं। न्याय दर्शन के फाउंडर गौतम ऋषि है ना। योग दर्शन है, पतंजलि ऋषि फाउंडर है। वैशेषिक हम पढ़ते हैं, कणाद ऋषि जो है वो फाउंडर है। पूर्व मीमांसा हम जैमिनी फाउंडर पढ़ते हैं, और उत्तर मीमांसा हम बादरायण की बात जो है वो फाउंडर में करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सभी दर्शन भी डिटेल में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वेदा इज नोन एज वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। किस वेद को धुनों और मंत्रोच्चार का वेद कहा जाता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, हमने वेद को जो है वो पहले डिस्कस मैंने आपको डिटेल में आज की क्लास में किया था कि जब भी आपके म्यूजिक से रिलेटेड बात होगी, संगीत से रिलेटेड बात होगी, तो आप क्या करोगे? साम वेद को टिक करोगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले ही मैंने आपको ये बताया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि धुनों और मंत्रोच्चार का वेद जो है वो किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जब हम वेद की बात यहाँ से कर ही रहे हैं, तो वेदों में आपको जो है वो एक ऋग्वेद देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं। उन मंडलों को एक बार जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का जो है वो एक तीसरा मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र का जो है वो हमें उल्लेख देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की पुत्री सावित्री को समर्पित है, और ये जो है वो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। जो आपका ऋग्वेद का 7वां मंडल है वो दशराग युद्ध का वर्णन करता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था की बात करता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आपके HBRC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर gatherer society to early farming communities primarily occur, marking the rise of settled early societies। कि किस काल में जो है वो दौरान मुख्य रूप से आखेटक खाद्य संग्राहक जो हंटर गैदरर है समाजों से प्रारंभिक कृषक समुदायों में परिवर्तन हो गया। कि जो हंटर गैदरर है वो समुदाय जो है वो कृषक के रूप में जो है वो परिवर्तन हो गया। ओके, तो जिसमें आसीन प्रारंभिक समाजों के उदय को चिन्हित किया गया है। कि कृषि की शुरुआत मेनली आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि की शुरुआत जो है वो किस काल में हुई थी। ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। HPRC यही कर रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ कर रहा है, और आपसे जो है वो इजी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज टफ कर दी। तो आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत आपकी कौन से काल में हुई? आपके नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड में कृषि की शुरुआत जो है वो हुई थी। ध्यान रखना कि आपका जो हंटर गैदरर है ना, वो आपका क्या बन गया? कृषक बन गया। तो कौन से काल में? नवपाषाण काल की ये बात हो रही है। और भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है नवपाषाण काल से कि क्या क्या नवपाषाण काल में हुआ। एक तो आपका जो वो कृषि की शुरुआत आपके नवपाषाण काल में हुई। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई, तो ये भी आपके नियोलिथिक पीरियड में भी हुई थी। ओके जी। आग का प्रयोग, आग की खोज तो आपकी जो है वो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन मानव जो है वो आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में सीखा।
तांबे की खोज, जो मानव द्वारा पहला खोजे जाने वाली धातु थी तांबा, इसकी जो है वो प्रयोग, इसका जो है वो खोज भी जो है वो आपका नियोलिथिक पीरियड में हो गई थी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। मानव ने जो है वो स्थायी आवास जो है वो कौन से काल में जो है वो रहना स्टार्ट किया स्थायी आवास में, तो वो भी आपका नियोलिथिक पीरियड ही उसका भी राइट आंसर बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। विच ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट एस्टेट इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, की क्रांति पूर्व फ्रांस में प्रथम एस्टेट किस समूह में से जो है वो बना था? ए ऑप्शन है आपका पादरी वर्ग, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है व्यापारी, डी ऑप्शन है अभिजात वर्ग। तो आपका फ्रांसीसी क्रांति से ये क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं कि 1789 में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो है वो फ्रांस में फर्स्ट एस्टेट किस समूह से बना था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए फ्रांस का जो समाज है ना वो 3 एस्टेट में बंटा है, ध्यान रखना 3 एस्टेट में जो है वो फ्रांस का जो है वो आपका समाज जो है वो बंटा था, 3 एस्टेट्स में बंटा था। कौन कौन से? फर्स्ट एस्टेट था आपका पादरी वर्ग, पादरी वर्ग जो है वो था। पादरी वर्ग जो है वो चर्च के लोग, पादरी वर्ग आप जानते होंगे चर्च के लोगों को कहते हैं। इनको जो है वो पादरी लोगों को जो है वो विशेष अधिकार थे, ये जो है वो टैक्स नहीं देते थे, है ना। तो ये पहला एस्टेट था, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। फर्स्ट एस्टेट ये समूह था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पादरी वर्ग है। लेकिन मैंने आपको कहा 3 एस्टेट्स यहाँ पर जो है वो फ्रांस में थे। फ्रांस जो समाज था ना वो 3 एस्टेट में बंटा था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा आपका अभिजात वर्ग, जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन सा है? नोबिलिटी। ये जो है वो राजा के करीबी होते थे, जो कि आपका टैक्स से काफ़ी हद तक जो है वो फ्री रहते थे। टैक्स जो है वो बहुत कम देते थे टैक्स, लेकिन कुछ हद तक यानी कि बहुत ही कम टैक्स ये देते थे। तो ये दूसरा वर्ग ये था। ओके जी, तीसरा वर्ग आपका था जो आपका पूरी जनता, जैसे कोई किसान हो गए, व्यापारी हो गए, ये आपके तीसरे वर्ग में आते थे, जिनसे जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्स्ट एस्टेट जो है वो फर्स्ट समूह जो है वो कौन सा था, किस समूह से बना था फर्स्ट एस्टेट? तो आपका पादरी वर्ग से बना था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया, अगर आपसे डिटेल में भी क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके जी, अच्छा फ्रेंच जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की यहाँ पर बात हुई है। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो आपकी 1789 में हुई थी। ओके, उस टाइम आपके फ्रांस के किंग कौन थे? आपके फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वीं, आपने सुना होगा लुई 16वीं का नाम। ओके, और आपका यूएसएसआर का गठन आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर कब बना? तो यूएसएसआर आपका 1922 में बना था। तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग एग्जाम्स की, तो आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 7018186561। यहाँ पर आपको जो है वो मैसेज लिखना है कि आप कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके जी, आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आज की जो है वो HPRC आजकल जो है वो पूछ रहा है। हम जो है वो 50+ क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपका अच्छा रिवीजन यहाँ से आपका हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच डायनेस्टी सक्सीडेड दी तुगलक इन दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत में तुगलकों के बाद किस वंश का शासन आया? तुगलक हम जो है वो जानते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो है वो कितने राजवंशों ने राज किया? तो 5 राजवंशों ने राज किया। कौन कौन से थे वो बताइए जरा। 5 राजवंश थे आपके। पहला आपका गुलाम वंश था, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया और लास्ट में आपका 5वां लोधी वंश जो है वो था। ये 5 राजवंश थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तुगलकों के बाद कौन सा वंश आया? तो तुगलकों के बाद जो है वो आपका सैयद वंश आता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इजी क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सभी जानते हैं कि 5 राजवंश थे, तुगलक के बाद सैयद वंश आया। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। ओके, यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं कि गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश, हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश जिसने स्थापना की थी। तो गुलाम वंश का संस्थापक भी अगर आपसे पूछेंगे तो कौन आप बताओगे? आपका जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बने कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था आपका इल्तुतमिश। ओके जी, जो कि गुलाम वंश का ही एक शासक था। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, जिसमें जो है वो बाबर के साथ आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और जो है वो बाबर ने मुगल वंश की वहां से स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपको स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
हाउ डिड टीपू सुल्तान डेमोस्ट्रेट हिज इंटरेस्ट इन दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में अपनी रुचि कैसे प्रदर्शित की। टीपू सुल्तान आप जानते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बताइए। टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान ने जो है वो फ्रांसीसी क्रांति में अपनी रुचि कैसे प्रदर्शित की, ये पूछ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताइए। 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है जी। तो उस टाइम पे क्या था आपका कि टीपू सुल्तान का सबसे बड़े दुश्मन कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, तब आपको ये क्लियर ज़्यादा होगा। टीपू का दुश्मन कौन था आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपका टीपू सुल्तान क्या करता है, फ्रांस से अपनी मित्रता बढ़ाता है, क्योंकि फ्रांस भी आपका एक जो है वो दुश्मन ही था, ब्रिटिश अंग्रेजों के जो है वो फ्रांसीसी भी दुश्मन ही थे। ओके, तो टीपू क्या कर देता है कि फ्रांस से अपनी मित्रता जो है वो बढ़ाता है। टीपू क्या करता है कि फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से प्रभावित होता है और टीपू ने क्या किया आपका, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। कहाँ पर की, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की शुरुआत की और वहां पर क्या किया, एक जो है वो ट्री ऑफ जो है वो लिबर्टी जो है वो लगाया। कहाँ पर लगाया, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। तो ये अब जो है वो इस क्वेश्चन का पढ़ते हैं ऑप्शन। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। देखिए जी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहली ही ऑप्शन हमें मिल गई कि ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। तो यही ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन्होंने नेपोलियन को मैसूर आमंत्रित किया था। देखिए, आमंत्रित जो है वो किया था, लेकिन आपका नेपोलियन जो है वो कभी भी मैसूर नहीं आए थे। ही एबॉलिश ऑल टैक्सेस, ऐसा भी नहीं हुआ। ही बैन ब्रिटिश गुड, ये भी नहीं हुआ। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं HPRC। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट लीड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट आप जानते हैं 1875 में सर अहमद खान द्वारा ये जो है वो आपकी शुरुआत की गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट एक मुस्लिम सुधार आंदोलन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस अलीगढ़ मूवमेंट का, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है आपका स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, नहीं जी ऐसा तो कुछ था नहीं। बी ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट आपका 1875 में हुआ। क्या हुआ था कि सर सैयद अहमद खान को क्या लगा कि मुस्लिम जो है ना वो एजुकेशन से पिछड़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन की बात सैयद अहमद जो है वो सर अहमद खान ने जो है वो की थी। क्या किया था 1875 में एजुकेशन के लिए इन्होंने कि एक MAO कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना की। कब की, 1875 में की MAO कॉलेज की स्थापना भैया जी, है ना। उसके बाद इसी कॉलेज का नाम 1920 में आप सुनते होंगे AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये जो है वो नाम चेंज हुआ था। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट क्या था, एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। ध्यान रखना कब हुआ अलीगढ़ मूवमेंट, 1875 में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद डॉक्टर BR अम्बेडकर रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेज इन लेजिस्लेचर। कि भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना विधानमंडलों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी है। कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से एक घटना जुड़ी है भैया जी, कौन सी वो घटना जुड़ी है आप बताएंगे। देखिए, आपका भारतीय इतिहास में क्या हुआ था कि विधानमंडलों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है वो BR अम्बेडकर का जो है ना हमें देखने को मिलता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। क्या थी असल में बात, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा स्टोरी में यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, साइमन कमीशन भारत आता है, कब आता है, 1928 में आपका साइमन कमीशन आता है। ओके जी, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। उसके बाद आपका गोलमेज आंदोलन होते हैं, 3 गोलमेज आंदोलन। कब होते हैं 3 गोलमेज आंदोलन, 1930 से 32 के बीच में आपके 3 गोलमेज आंदोलन होते हैं। ओके जी, उसके बाद आपका कम्युनल अवार्ड घोषित होता है। कम्युनल अवार्ड क्या था आपका, और कम्युनल अवार्ड था आपका 1932 में। ये जो लिखा है कम्युनल अवार्ड, ये जो है वो घोषित हुआ। क्या था इसमें, 1932 की ये जो है वो बात है, 1932 की। ओके जी, इसमें क्या था कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी कि आपका सेपरेट इलेक्शन होंगे आपके दलितों के लिए। ओके, BR अम्बेडकर ने कम्युनल अवार्ड का जो है वो आपका सपोर्ट किया था इसका, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी जो है वो इससे इतने नाखुश हुए कि इन्होंने आमरण अनशन की जो है वो घोषणा की कि मैं जो है वो आमरण अनशन करूंगा। इसीलिए क्या हुआ, 1930
1972 में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। किस किस के बीच में हुआ, गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ 1932 में, जिसमें क्या निष्कर्ष निकला कि सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो खत्म किया जाएगा। अब क्या होगा, रिजर्व्ड सीट होगी, सभी जो है वो इलेक्शन में भाग लेंगे। दलितों के इलेक्शन में जो है वो सभी जनरल जो है वो होंगे, सभी जो है वो एक दूसरे के इलेक्शन में भाग लेंगे। बस रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही उस टाइम लाए, जो है वो दलितों के लिए एक हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कब की बात है, पूना पैक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको एक स्टोरी क्लियर हुई होगी कि क्यों जो है वो पूना पैक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना है। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ से कवर करवाया जाए ताकि आपका एक रिवीजन हो सके हिस्ट्री का, आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन HPR से पूछ रहा है आपके एग्जाम में, और आप किस टाइप से आप रिवीजन आप अपने एग्जाम के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सोरठा इज अ ट्रेडिशनल फोक पोइटिक एंड म्यूजिकल फॉर्म नेम्ड आफ्टर एंड प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ इंडिया। एक सोरठा है, एक पारंपरिक लोक काव्यात्मक और संगीत रूप में है, जो है वो इसका संबंध किस क्षेत्र से है, जो इसका संबंध ना आपको सोरठा, आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, सौराष्ट्र रीजन से जो है वो इसका रिलेशन है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या है, एक फोक पोइटिक एंड म्यूजिकल फॉर्म है ये एक। ओके, ध्यान रखना गुजरात से इसका संबंध है। सौराष्ट्र कहाँ पर है, गुजरात में है। ओके, ध्यान रखना ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। जहांगीर की एक आत्मकथा है, क्या नाम है उस आत्मकथा का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है आईने जहांगीरी। नहीं भैया, आईने जहांगीरी नहीं होती, आईने अकबरी हमने पढ़ी है। आईने अकबरी जो है ना अबुल फजल ने लिखी थी अकबर के लिए, ठीक है। जफा ए जहांगीरी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुजुक ए जहांगीरी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तुजुक जहांगीरी जो है ना वो जहांगीरी की आत्मकथा का नाम है। इसी तरीके से अगर आपसे आत्मकथा से नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बने तो क्या बन सकते हैं, जैसे जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। अगर आपसे पूछे अकबर की जो है वो अकबर के बारे में किसने लिखा है, आपके अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। बाबर की अपनी एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी जो है वो कहते हैं। एक हुमायूं की भी जो है वो एक कथा है, वो किसने लिखी है, हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो कि क्या है आपका हुमायूं नामा है। एक फिरोज शाह तुगलक का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की जो है वो एक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सी बुक है, तो वो है आपकी तारीख ए फिरोज शाही। किसने लिखी है, ये क्वेश्चन अभी ही जो है वो कल के एग्जाम आपका जो वो हुआ था हाई कोर्ट क्लर्क का भी, जो 2026 का भी एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने ये लिखी थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो इसलिए ये आत्मकथा जो है वो ये बुक्स जो है वो ना आप जो है वो रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following religion is not related to the origin of Abrahamic tradition? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म इब्राहिमी परंपरा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है आपका इस्लाम, बी ऑप्शन है आपका ईसाई धर्म, सी ऑप्शन है हिंदू धर्म, डी ऑप्शन है यहूदी धर्म। देखिए किन में से इब्राहिम परंपरा की उत्पत्ति से संबंधित जो है वो नहीं है। इब्राहिमी देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए क्या कि तो इब्राहिमी रिलीजन है ना, मेजरली 3 इब्राहिमी रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक आपका ईसाई हो गया धर्म, एक आपका इस्लाम धर्म हो गया, एक आपका यहूदी धर्म। ये कैसे आपके इब्राहिमी आपके रिलीजन है, इब्राहिमी आपके धर्म ये हमें देखने को मिलते हैं। आपका हिंदुइज्म जो है वो इब्राहिमी परंपरा से जो है वो संबंधित नहीं है। नॉट यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखना नॉट का। हिंदुइज्म कैसा धर्म है, फिर हिंदुइज्म ना हमें एक धार्मिक रिलीजन देखने को मिलता है, तो ये जो है वो हमें जो है वो इब्राहिमी ये रिलीजन नहीं है, ये कैसा है धार्मिक रिलीजन है। जैसे हिंदुइज्म हो गया आपका, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ये कैसे आपके धार्मिक रिलीजन है। जबकि ये जो 3 मैंने आपको बताए, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये कैसे है आपके इब्राहिमी रिलीजन है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, डिटेल से ये क्वेश्चन बना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which leader played an important role in bringing the Congress and the Muslim League together during the Lucknow Pact? कि 1916 के लखनऊ पैक्ट के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ जो है वो लाने की बात जो है वो कौन मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन यहाँ पे बता देता हूँ। 1905 में क्या हुआ था आप जानते हैं, बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
1907 में क्या हुआ आपका, सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें कांग्रेस जो दो भागों में बंट जाती है। जैसे आपका गर्म दल हो गया, नर्म दल हो गया, आपकी कांग्रेस जो है वो दो दलों में बंट गई। उसके बाद आप जानते हैं 1914 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। 1915 में आपके गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, और 1916 में फिर आपका लखनऊ पैक्ट होता है, जहां से ये क्वेश्चन आपका बना है। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट में आपका जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है वो एक हो गई थी, उन्होंने जो है वो एक साथ काम किया, और आपका कांग्रेस के जो गर्म दल नरम दल है वो भी जो है वो वो भी जो है वो एक हो गए थे। तो किसने जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, मेजर रोल निभाया था आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में। तो आपको याद रखना है किसने निभाया था, लोकमान्य तिलक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तिलक जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम के एक होने। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट वाज द मेन रीजन सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन द कांग्रेस, कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य कारण क्या था शुरू करने का, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका शुरू किया था। देखिए क्या हुआ था, इसकी भी स्टोरी पहले समझ लीजिए कि 1938 में क्या हुआ था कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आपके हरिपुरा सेशन के आपके सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा का अधिवेशन था आपका 1938 का। उसके बाद 1939 में भी जो है वो एक त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो है क्या होता है उन्हीं को ही जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। इस सेशन में क्या था कि गांधी जी जो है वो पट्टाभी सीतारमैया को जो है वो अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में से जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं, और क्या करते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है वो शुरू कर देते हैं। क्यों ये स्टार्ट करते हैं आपका, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो सभी आपके कांग्रेस के अंदर आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ से अब पढ़ लेते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ए ऑप्शन है टू, सीधे अंग्रेजों का विरोध करना, नहीं अंग्रेजों का विरोध ये जो है वो नहीं था आपका कारण आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से। बी ऑप्शन है टू जॉइन हैंड्स विद कम्युनिस्ट के साथ हाथ मिलाना भी नहीं था। तो आपको दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही जो है वो आपके निगलेक्ट हो जाने थे। सी ऑप्शन है टू ब्रिंग लेफ्ट टुगेदर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, अपने इस्तीफे के बाद वामपंथी ताकतों को एकजुट करना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी ऑप्शन जो है वो कांग्रेस के अंदर के सभी जो वामपंथी और उग्र राष्ट्रवादी शक्ति थी ना, उनको एकजुट करना आपका सुभाष चंद्र बोस जी का एम था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का। ओके जी, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ओके जी, आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों जो है वो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ 1956 एक्ट पासिस इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम का मुख्य परिणाम क्या था। कि श्रीलंका में जो है वो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, क्या कहते हैं उस एक्ट को, सिन्हाला ओनली एक्ट के नाम से जाना जाता था। वो एक्ट क्या था, वो एक्ट उसका जो है वो आउटकम क्या निकला उस एक्ट से, उसका आउटकम क्या था। ए ऑप्शन है सिन्हाला वॉज मेड हिज ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं जी ऐसा तो नहीं हुआ। बी ऑप्शन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज एबॉलिश्ड, नहीं एबॉलिश्ड नहीं हुआ। सी ऑप्शन है बुद्धिज्म वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन ही सही होगा, तमिल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज। सॉरी, ये जो है वो आपका ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है आपका सिंहला को आधिकारिक भाषा बनाया गया, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ इसकी स्टोरी। क्या हुआ था कि श्रीलंका का जो इंडिपेंडेंस मिली थी ना 1948 में मिली थी, ठीक है जी। और श्रीलंका जो है वो दो मेजर कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका में थी, एक थी आपकी सिन्हालीज और दूसरी थी आपकी श्रीलंकाई तमिल। क्या हुआ 1956 में एक एक्ट आया था, सिन्हालाज ओनली एक्ट। उसमें क्या था कि श्रीलंका की जो है वो एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सिन्हाला को बनाया गया था। क्या हुआ कि तमिल को क्या लगा कि हम तमिल लोगों को नाराजगी होगी कि सिन्हाला को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन तमिल को नहीं बनाया गया। तो तमिल में जो है वो यहाँ पर नाराजगी थी, कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुए, जो है वो तमिल लोगों ने हथियार उठाने स्टार्ट किए। तो ये जो है वो मेन आउटकम निकला था आपका ये इस एक्ट का। क्या था ये एक्ट, मेन आउटकम सिन्हाला वॉज द मेड दी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो आपका सिन्हालीज लोगों की ही जो है वो श्रीलंका में मेजोरिटी थी, तमिल वहाँ पर उस टाइम कम थे, इसीलिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी। ओके जी, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वाज सेंट्रल टू फंक्शनिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज, इनमें से कौन सी हड़प्पाई शहरों के कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि केंद्रीय थी, केंद्रीय पूछी गई है यहाँ पर। तो स्क्रिप्ट लेखन नहीं, आपका हड़प्पा सभ्यता में इतना स्क्रिप्ट लेखन तो नहीं था, टैक्स भी यहाँ पर बहुत कम था, टैक्स भी जो है वो यहाँ पर नहीं था। सिंचाई प्रबंधन के हमें जो है वो साक्ष्य तो देखने को मिलते हैं, जैसे धौलावीरा में देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा था, ज़्यादा यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन था, सेंट्रल यहाँ पर पूछा गया है, तो शिल्प उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा था। ओके जी, हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हड़प्पा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा का टाइम पीरियड क्या है, 2500 से लेकर आपका 1750 आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का बीसी बिफोर क्राइस्ट, 2500 से लेकर 1750 बिफोर क्राइस्ट जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसकी खोज किसने की, हड़प्पा की दयाराम साहनी ने जो है वो खोज की थी, 1921 में की थी, है ना। और हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है, आपका मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे पहली साइट थी आपकी हड़प्पा, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एचपी हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम की, एचपी पटवारी हो गया, आपका जो है वो जेओआईटी एग्जाम हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, होमगार्ड भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं एचपीआरसी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल जो है वो एचपीआरसी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरीके से आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 7018186561, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर आप जो है हमारी ऐप एचपी एग्जाम फेयर्स ऐप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है वो चले हैं, वहाँ से भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप लीग ऑफ नेशन को जानते होंगे कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी स्थापना, ये भी बताइए जरा। लीग ऑफ नेशन की स्थापना ना 1920 में हुई थी, 10 जनवरी 1920 में हुई थी। कौन थे इसके संस्थापक, वुडरो विल्सन जो है वो इसके संस्थापक थे आपके लीग ऑफ नेशन के। क्यों ये बनाया गया था 1920 में, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें जो है वो वर्ल्ड वॉर देखने को मिली थी 1914 से 18 के बीच में, इसीलिए विश्व युद्ध को रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ये लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन इसका भी कोई फायदा हुआ नहीं था, क्योंकि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था 1939-45 में, तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन को जो है वो ये लीग ऑफ नेशन को हटाकर आपका यूएनओ बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी 14 अक्टूबर को। ओके, यूएनओ का हेडक्वार्टर आपका यूएसए न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको यहाँ से स्टोरी क्लियर कर ली। अब जो है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या था, लीग ऑफ नेशन के पीछे के निर्माण का जो है वो कारण क्या था। ए ऑप्शन है सैन्य गठबंधन बनाना, बिल्कुल नहीं, वो तो जो है वो युद्ध को रोकना चाहते थे, ये कारण था लीग ऑफ नेशन का। बी ऑप्शन है औपचारिक विस्तार को बढ़ाना, नहीं। सी ऑप्शन है विश्व को भविष्य की युद्धों से बचाने में मदद करना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, व्यापार शुल्क बढ़ाना ये भी नहीं था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निग्लेक्ट करके आप आंसर को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच सूफी संत रोट आपका खश्फ उल महजूब जो है वो टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ तसवुफ। तो ये जो है वो आपका किस सूफी संत ने ये जो है वो लिखा था, कश्फ उल महजूब। तो ये आपका किसने लिखी था, ये आपका लिखा था आपका जो है वो कश्फ उल महजूब, ये जो है वो आपका लिखा था अबुल हसन अल हजूवीरी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अबुल हसन अल हजूवीरी ने ये जो है वो लिखा था। इन्हें जो है वो ये आपका जो है वो इन्हें जो है वो ये कहा जाता है, अर्थ समझाने के लिए ये जो है वो लिखा गया था। ये एक सूफी संत है, ये आपके अबू हसन अल हजूवीरी। अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को राइट आंसर कर सकते थे। ओके, यहाँ पर निजाउद्दीन औलिया भी लिखे हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? इनका एक फेमस लाइन बड़ी फेमस है, पूछी जाती है एग्जाम में, हुनूज दिल्ली दुरस्त, इनका बड़ा फेमस सा ये डायलॉग है। अमीर खुसरो भी यहाँ पर है, अमीर खुसरो जो है वो औलिया के शिष्य थे। ये इन्हें जो है वो तोताए हिंद के भी कहा जाता था, सितार का आविष्कारक इन्हें कहा जाता था, कवाली के लिए ये बड़े फेमस थे अमीर खुसरो, है ना। किसके दरबार में ये होते थे, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबार में जो है वो ये अमीर खुसरो होते थे। तो ये सारे जो है वो डिटेल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्राज वॉज डिस्प्लेड बाय द फिफ्थ ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ जेलेसी? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा पांचवें ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि द्वारा ईर्ष्या के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रदर्शित की गई थी? तो अमोघ बुद्धि द्वारा ईर्ष्या को दूर करने के लिए एक मुद्रा जारी की गई थी। क्या था उस मुद्रा का नाम? अभय मुद्रा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अभय मुद्रा। डायरेक्ट याद रखिए, अभय मुद्रा जो है वो किसने जारी की थी? अमोघ सिद्धि बुद्ध अमोघ जो है वो पांचवें हमारे ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि द्वारा ये जेलसी को दूर करने के लिए ये मुद्रा जारी की गई थी। कौन सी? अभय मुद्रा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Which among of the following is a Hindu denomination that focuses on deity of love and war, also known as मुरुगन? कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू समुदाय प्रेम और युद्ध के देवता मुरुगन पर जो है वो केंद्रित है? मुरुगन आप जानते हैं कौन से देवता है? आपके कार्तिकेय जो आपके पार्वती जी शिव जी के जो पुत्र है ना, उन्हें जो है वो मुरुगन देवता कहा जाता है ना। तो ये कौन सा हिंदू संप्रदाय से ये जो है वो केंद्रित करते हैं, है ना? ए ऑप्शन है आपका श्रुतिज्म, बी ऑप्शन है आपका कोमारम, सी ऑप्शन है स्मार्टिज्म, ये तो कुछ नहीं होता, शक्तिज्म से भी ये रिलेटेड नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका कोमारम से ये रिलेटेड है भगवान मुरुगन है। ठीक है जी। कार्तिकेय जी भी जो है वो इन्हें कहा जाता है मुरुगन देवता। ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि शैव संप्रदाय किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Who among the following is considered as the goddess of wealth and beauty? कि धन और सौंदर्य की देवी किसे माना जाता है? धन और सौंदर्य की देवी यहाँ पर किसे माना जाता है? काली देवी जी को जो नहीं माना जाता है, तो आपका लक्ष्मी माता, लक्ष्मी देवी को जो है वो आपकी धन आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। धन की देवी लक्ष्मी देवी आप जानते होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर सरस्वती माता भी लिखा है, सरस्वती देवी। ये कौन सी है? ज्ञान की देवी आपकी सरस्वती जी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, जैसे आपके जो है वो शक्ति और साहस की देवी आपकी काली देवी जी को कहा जाता है, पार्वती माता को कहा जाता है ना। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन आपसे बना है। देखिए प्राचीन इतिहास से ना, एंशिएंट हिस्ट्री से, वेद एटसेट्रा से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके HPR से बहुत सारे एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, अच्छे से जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप क्लियर कीजिएगा। ओके, अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इटालियन लीडर वॉज फेमस फॉर वियरिंग रेड शर्ट एंड लीडिंग अ मिलिट्री एक्सपीडिशन अगेंस्ट द ऑस्ट्रियन आर्मी? रेड शर्ट पहनने के लिए जो है वो और ऑस्ट्रियाई सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए एक फेमस जो वो हमें देखने को मिलते हैं, कौन देखने को मिलते हैं? ग्यूसेपे गैरिबाल्डी। ये जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इटली का एकीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा होगा। इन्हें जो वो इटली का तलवार के नाम से भी नहीं जाना जाता है, ग्यूसेपे गैरिबाल्डी को। ठीक है जी। इटली का एकीकरण कब हुआ था बताइए? 1861 में इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो माजिनी को कहा जाता है। माजिनी को जो है वो इटली के एकीकरण के जनक कहा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Why did चेरा किंगडम गेन इंपॉर्टेंस इन दी अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा? ईसाई युग की प्रारंभिक शब्दावलियों में चेर साम्राज्य को महत्व क्यों प्राप्त हुआ? कि चेर साम्राज्य को महत्व जो है वो क्यों प्राप्त हुआ? ये यहाँ से आपका दक्षिण भारत से ये क्वेश्चन बना है। ए ऑप्शन है आपका ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नहीं, एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं जाने जाते, इसके बड़े मंदिरों के कारण है। नहीं, अपनी मजबूत नौसेना के लिए तो आपका चोल फेमस थे, चेर जो है वो फेमस नहीं थे। रोमनों के साथ व्यापार के लिए बिल्कुल आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ड्यू टू ट्रेड विद रोमन्स के साथ आपके चेर जो है वो बड़े फेमस थे आपके व्यापार के लिए। काली मिर्च का व्यापार होता था वहाँ पे रोमनों के साथ। ठीक है जी। यहाँ से क्वेश्चन और भी एक क्वेश्चन HPRC ने यहाँ से जो है वो पूछा है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पर पूछा है कि आपका चोल लोगों का जो है वो आपका चोल राजवंश का बंदरगाह होता था, कहाँ पर था? तो मुजीरिस। ये क्वेश्चन भी HPRC ने एक एग्जाम में पूछा है, जो मुझे याद आ रहा है। मुजीरिस जो है वो चोलों का जो है वो बंदरगाह होता था। उसी तरीके से आप जो है वो कैपिटल और बंदरगाह जो है वो चेर चोल पांडे की जो है वो याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं HPRC में। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1793 के चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1793 पहला चार्टर ये आया था। 1700 जो है वो 93 का जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1793 का ये पहला चार्टर एक्ट था। तो ये इसका एम क्या था, मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू रिन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर 20 ईयर। बिल्कुल, ये चार्टर, ये तो सभी चार्टर का ही जो है वो एम रहता था कि आपका
रिन्यू कराना ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 सालों के लिए। तो ये ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। लेकिन हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू ग्रांट इंडिपेंडेंस ऑफ टू इंडियन स्टेट, नहीं, ऐसा भी नहीं था। टू इम्प्लीमेंट सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी नहीं था। टू अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्टार्ट रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 1600 का सबसे पहले हमें एक राजलेख देखने को मिला था, ठीक है जी। उसके बाद हमें 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिलता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें चार्टर्स देखने को मिलते हैं, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जब हुमायूं ने सिंहासन संभाला तब मुगलों की वित्तीय स्थिति कैसी थी? जब हुमायूं आप जानते हैं कौन से वंश से थे? हुमायूं मुगल वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हुमायूं हुए थे। उस टाइम पूछा गया है कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसी थी, वित्तीय स्थिति की बात कर रहे हैं। देखिए हुमायूं जब शासक, देखिए मुगल वंश की यहाँ से बात हो रही है। मुगल वंश में सबसे पहले हमें बाबर देखने को मिलते हैं। बाबर जो है वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जीतते हैं, 1526 से लेकर 1530 तक मुगल वंश में शासन करते हैं। उसके बाद 1530 में फिर जो है वो आपका हुमायूं आते हैं, बाबर के पुत्र हुमायूं होते हैं। वो जो है वो आपका हुमायूं का टाइम पीरियड जो है वो बड़ा टफ चलता है। क्यों चलता है? 1530 से 40 तक हुमायूं राज करते हैं। लेकिन 40 में क्या होता है, आपका शेर शाह सूरी आ जाते हैं। शेर शाह सूरी आ जाते हैं तो वो जो है वो आपका राज करते हैं। फिर आपका अफगान जो है वो आते हैं। 1540 से लेकर 45 तक शेर शाह सूरी आते हैं। 1545 से लेकर 55 तक जो है वो अफगानों का शासन ही रहता है आपके मुगलों के साम्राज्य में, ठीक है जी। उसके बाद 1545 से लेकर आपका 1555 से लेकर 56 तक, एक साल तक जब अफगानों को आपका हुमायूं हराते हैं तो आपकी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरकर। तो देखिए आपका जो हुमायूं है ना, वो ज़्यादातर टाइम वो युद्ध में ही अफगानों के साथ लगे रहे। शेर शाह सूरी के साथ बिलग्राम का युद्ध हुआ आपका, उसके बाद आपका सरहिंद का युद्ध हुआ, तो बहुत सारे युद्ध हुए, चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं का। तो ज़्यादातर जो है वो खर्चा जो है वो होता था युद्ध में। तो वित्तीय स्थिति जो है हुमायूं की अच्छी नहीं थी। तो ये हम जानते हैं। अभी ए ऑप्शन है अधिशेष थी, सरप्लस थी, तो ऐसा भी नहीं था। अनस्टेबल, बिल्कुल बी ऑप्शन आप कह सकते हैं कि अस्थिर स्थिति जो है वो आपकी हुमायूं की थी, वित्तीय स्थिति, जब हुमायूं जो है वो जब शासक बने थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following traditional ethical theories does not explain Arjuna's argument against fighting the war? निम्न प्रारंभिक नैतिकता के सिद्धांतों में से कौन सा अर्जुन के युद्ध के विरुद्ध ना लड़ने के तर्क की व्याख्या नहीं करता है? कि जो है वो अर्जुन, आप जानते हैं महाभारत की ही ये बात हो रही है जो आप समझ रहे हैं कि अर्जुन का जो युद्ध के विरुद्ध ना लड़ने के तर्क की व्याख्या जो है वो नहीं करता है। कि युद्ध जो है वो अर्जुन जो है वो युद्ध जो है वो युद्ध के विरुद्ध ना लड़ने की ये बात हो रही है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि व्याख्या नहीं करता है साथ में। ए ऑप्शन है आपकी सदाचार नैतिकता, बी ऑप्शन है आपका कर्तव्य शास्त्र, सी ऑप्शन है आपका परिणामवाद, डी ऑप्शन है आपका उपयोगितावादी नैतिकता। भैया डिटेल में ये क्वेश्चन बना है और आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है जी। इसमें क्या था, सबसे पहले इनको जानिए कि परिमाणवाद क्या होता है। परिमाणवाद होता है कि अर्जुन ने युद्ध के परिणाम के बारे में जो है वो सोचा। तो परिणाम के बारे में सोचा कि क्या इसका रिजल्ट होगा युद्ध का, ठीक है जी। उपयोगितावाद नैतिकता का क्या मतलब है कि अर्जुन को क्या लगता था कि युद्ध से क्या होगा, दुख ही मिलेगा। ये जो है वो युद्ध करना जो है वो उचित नहीं है। कर्तव्य शास्त्र का क्या मतलब है? कर्तव्य शास्त्र का मतलब है कि क्षत्रियो का जो है वो कर्तव्य क्या होता है, युद्ध करना होता है। लेकिन ये कैसा कर्तव्य हुआ जिसमें जो है वो दुख हो रहा है, जिसमें मृत्यु हो रही है, कर्तव्य शास्त्र, ठीक है जी। और फोर्थ है आपका सदाचार नैतिकता। सदाचार नैतिकता से रिलेटेड का मीनिंग है आपका वैल्यूज से, चरित्र गुणों पर बेस्ड ये था कि ये जो है वो आपका जो है वो चरित्र गुणों से बेस्ड है आपका सदाचार नैतिकता। आप जानते हैं कि नैतिकता क्या होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो व्याख्या नहीं करता है युद्ध के विरुद्ध ना लड़ने की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका सदाचार नैतिकता। अर्जुन रिफ्यूज करने का मुख्य कारण इनमें से जो नहीं था वो यहाँ पर पूछा गया। तो वर्चू एथिक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अर्जुन के जो सिद्धांत थे ना वो चरित्र और गुणों पर बेस्ड नहीं थे। अर्जुन के जो सिद्धांत थे ना वो आपके कैसे थे, वो आपके जो परिमाणवाद, आपका उपयोगितावाद, कर्तव्य शास्त्र, इस पर जो है वो बेस्ड थे। ओके जी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा डिटेल में सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। और अच्छा क्वेश्चन ये बना है, डिटेल में आपसे क्वेश्चन बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को विश्व का संरक्षण माना जाता है? विश्व का संरक्षण, भैया जी आप जानते हैं विश्व का संरक्षण, आप जानते हैं विष्णु भगवान जी को कहा जाता है विश्व का संरक्षण। ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आने वाले एग्जाम में? अगर यहाँ से क्वेश्चन बना जैसे कि आपसे बन सकता है कि विश्व का संरक्षण, तो सही बात है कि विष्णु भगवान जी को कहा जाता है, लेकिन सृष्टि का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, तो सृष्टि का निर्माणकर्ता हो गए। संहार और पुनर्निर्माण के कर्ता कौन कहा जाता है? तो शिव भगवान को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। विष्णु जी भगवान जी के हमें कितने अवतार देखने को मिलते हैं? 10 अवतार देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ से आइडिया लगा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपका HBR से पूछ रहा है, थोड़ा जो हटके थोड़ा क्वेश्चन हो, बुक्स में जो है वो गिवन नहीं होता है ना, वैसे पॉइंट HBR से पकड़ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है वो सही करने हैं। इजी भी है लेकिन आपको सही करने पड़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। ओके जी, आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, हिस्ट्री किस टाइप से आपको आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर अगर आप कर रहे हैं आपके हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा है 7018186561, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट HPRC के पैटर्न के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक, कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की में से कौन सी शैली नहीं है? नॉट पूछा गया है, ध्यान रखना नॉट। देखिए जो संगीत की शैलियाँ होती हैं ना, 2 टाइप की होती है। जैसे एक है आपकी कर्नाटक संगीत शैली, ये तो आपके दक्षिण भारत में पॉपुलर है, आपके कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैली। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में आपकी एक है हिंदुस्तान संगीत शैली, आपके उत्तर भारत में फेमस है। तो यहाँ पे जो कर्नाटक संगीत शैली है ना, उसमें आती है आपके वर्णम आती है, आपकी सुलादी आती है, जाति स्वरम आती है, और ये आपकी कृति, 4 चीजें जो है वो इसमें आती हैं। जबकि तप्पा जो है वो इसमें नहीं आता है, और यहाँ पर नॉट ही पूछा गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तप्पा जो है वो आपकी हिंदुस्तानी संगीत शैली है, जो कि उत्तर भारत में फेमस है। तप्पा हो गई आपकी, ध्रुपद हो गई, ख्याल हो गई, ठुमरी हो गई, ये आपकी हिंदुस्तानी संगीत शैलियां हैं। जबकि आपकी जो ये बाकी लिखी है ये आपकी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत शैलियां हैं। तो यहाँ पर नॉट पूछा गया था, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? कि व्हाट मटेरियल वाज फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू फ्रॉम हड़प्पा मेड ऑफ? तो हड़प्पा से हमें जो है वो एक जो है वो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो है वो एक डांसिंग गर्ल देखने को मिली थी। वो कहाँ से जो है वो कौन से मटेरियल से वो बनी थी? तो हम पढ़ते हैं ब्रोंज डांसिंग गर्ल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रोंज से वो बनी थी आपकी डांसिंग गर्ल। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर बात हो ही रही है तो यहाँ पर जो ये एक टेक्निक भी पूछते हैं कि कौन सी टेक्निक से ये बनी थी, तो ये आपकी बनी थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये जो है वो बनी थी, ये आपकी ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ब्रोंज क्या है? एक एलॉय है, कॉपर और टिन से मिलकर ये एलॉय बनता है आपका ब्रोंज, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट रोल डिड आर्मी प्ले इन रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कि आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 की रूसी क्रांति में सेना ने क्या भूमिका निभाई थी? द आर्मी अटैक्ड द बोल्शेविको। बी ऑप्शन है आपका द आर्मी सपोर्टेड द बोल्शेविको। सी ऑप्शन है मैनी सोल्जर deserted the army to claim redistributed land। डी ऑप्शन है आपका सोल्जर अलाइड विद फॉरेन ट्रूप्स। देखिए क्या हुआ था कि रूसी क्रांति ना 1917 में हुई थी, ये तो आप जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था आपका कि आपका भूमि पुनर्वितरण जो है वो हो रहा था, लेकिन सेना ने क्या किया था कि सेना ने भूमि पुनर्वितरण का जो है वो आपका विरोध किया था और सेना को छोड़ दिया था और अपने गांव लौट गए थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर लगा पाओगे कि कई सैन्य दलों ने पुनर्वितरित भूमि पर दावा करने के लिए सेना छोड़ दी थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर राइटिंग व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल? विच ग्रुप इज प्राइमरली एड्रेस्ड इन रिलेशन टू देयर ट्रीटमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लेखन था एक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा साथ दिए गए व्यवहार के संबंध में मुख्य रूप से किस समूह को संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर तो लिखा ही गया है अनटचेबल। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनटचेबल समुदाय की यहाँ पर बात हो रही है, अनटचेबल ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार जो है वो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था पहले कि आपका पूना पैक्ट हुआ था आपका जो है वो 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, वही स्टोरी ये यहाँ पर थी।
ठीक है जी। यहाँ पर बुक्स का नाम आपको याद रखना है कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल, ये बुक किसकी है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये बी आर अम्बेडकर जी की बुक है। आपका एक और बुक हमें देखने को मिलती है बी आर अम्बेडकर जी की, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये भी आपकी बी आर अम्बेडकर जी की बुक है, ध्यान रखना। अच्छा, बुक्स यहाँ से रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक आपको बता ही देता हूँ जो आपके एग्जाम में बन सकती है। जैसे एक बुक है मुझे जो याद आ रही है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, वो किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। वेल्थ ऑफ नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। एक है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया आपकी लाला लाजपत राय जी की बुक है। हाई कोर्ट क्लर्क में अभी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था अनहैप्पी इंडिया से। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक है जिसमें ड्रीम थ्योरी की बात हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ से हमने ये सारी चीजें रिवाइज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Which poet sent verses were included in both the फतेहपुर मैन्युस्क्रिप्ट एंड आदि ग्रंथ, कि किस कवि संत के छंद फतेहपुर पांडुलिपि और आदि ग्रंथ दोनों में शामिल थे। तो कौन से ऐसे संत थे इनमें से कि जिनके जो है वो आपके फतेहपुर पांडुलिपि और आदि ग्रंथ, सिख में जो है वो आदि ग्रंथ जो है वो सिखों में जो है वो आदि ग्रंथ है, तो उसमें जो है वो कौन से संत के छंद जो है वो दोनों में जो है वो इनमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आपको राइट आंसर है इसका कबीर। कबीर जी के जो आपके छंद है ना वो आपके फतेहपुर पांडुलिपि में भी देखने को मिलते हैं और आदि ग्रंथ सिखों का आदि ग्रंथ है तो उसमें भी जो है वो देखने को मिलते हैं कबीर जी के। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके जी, बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल वाज पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन एज मेजर टू मेंटेन नेशनल यूनिटी। कैबिनेट मिशन, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के उपाय के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? तो कैबिनेट मिशन आप जानते हैं कब आया, 1946 में आया था। तो कौन सा प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट मिशन ने रखा था? तो कैबिनेट मिशन ने क्या कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंस की बात की थी? नहीं, ऐसी तो नहीं बात की, बिल्कुल बी ऑप्शन 3 टायर फेडरल स्कीम की बात आपकी कैबिनेट मिशन ने की थी। ध्यान रखना इस पॉइंट को, 3 टायर आपका फेडरल स्कीम। क्या क्या था इस 3 टायर में? एक आपका यूनियन इसमें आता था और आपका जो है वो यूनियन इसमें आता था, सेकंड आपका ग्रुप ऑफ प्रोविंस इसमें आता था। तो ये सारी चीजें, और तीसरी भी एक होगा, यहाँ पर लिखा है कि कैबिनेट मिशन 1946 प्रपोज 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यूनियन एट द टॉप, ग्रुप ऑफ प्रोविंस एंड इंडिविजुअल प्रोविंस। तो ये 3 चीजों की बात जो है वो कैबिनेट मिशन करता था। कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में आया था। बाकी भी आपको याद होने चाहिए, जैसे आपका जो है वो वेवल प्लान कब आया? आपका 1945 में आया। ठीक है जी। आपका जो है वो माउंटबेटन प्लान कब आया? 1947 में आया। अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वाज अ मेजर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कि औपनिवेशन काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए औपनिवेशन काल की ये बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि प्री ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था। ब्रिटिश से पहले की फिनिश गुड जो है वो एक्सपोर्ट होता था, कि जो पूरी तरीके से बन गया है ना उसका क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। ठीक है जी, निर्यात होता था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो रॉ मटेरियल क्या होने लगा? एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है जी। और ब्रिटिश क्या होने लगे? ब्रिटिशर क्या करने लगे? जो मैन्युफैक्चर्ड गुड है ना उसे इम्पोर्ट करने लग गए। ठीक है जी। जो फाइनल गुड है उसको इम्पोर्ट होने लगा और जो है वो जो रॉ मटेरियल है वो जो है वो एक्सपोर्ट होने लगा, ताकि उन्हें जो है वो बाहर ब्रिटिशरों को जो है वो फायदा हो सके। सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, की जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जो ब्रिटिशर को चाहिए वो क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था, और फाइनल गुड जो है वो भारत में इंपोर्ट होता था। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग कर्मास डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉडी दैट द सोल विल टेक। जैन धर्म में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा धर्म आत्मा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले देह के प्रकार को निर्धारित करता है? तो जैन धर्म में ना आपके कितने कर्मों की बात हुई है? तो 8 कर्मों की बात हुई है, जिसमें से आपकी बात हो रही है फिजिकल फॉर्म की बात कौन सा कर्म करता है? तो फिजिकल फॉर्म की बात ना आपका कौन सा करता है? नाम कर्म करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको डिटेल में जानना पड़ेगा 8 कर्म कौन कौन से हैं और क्या क्या इन कर्मों में होता है। ओके जी। जैन धर्म में आपको 8 कर्म देखने को मिलते हैं, 3 रत्न हमें देखने को मिलते हैं, 5 महाव्रत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Who were the main officer who recommended the introduction of
रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास की, आपने सुना होगा रैयतवाड़ी सेटलमेंट, मद्रास में आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था। ठीक है जी, पूछा गया है कि किसने जो है वो ये जो है वो रिकमेंड किया था, किसने ये इंट्रोड्यूस किया था ये रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो आपका रीड एंड हेक्टर मुनरो ने ये कहाँ जो है वो एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था ये आपका मद्रास और बम्बई एरिया पर ये रीड एंड मुनरो ने ये एस्टेब्लिश किया था। क्या था ये रैयतवाड़ी सिस्टम, ये आपका टैक्स से रिलेटेड था कि किसानों को क्या 50% टैक्स जो है वो देना ही पड़ता था, चाहे फसल खराब हो जाए कुछ भी हो किसानों को टैक्स देना पड़ता था। तो ये था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं, वो आपका किसने स्टार्ट किया अगर आपसे पूछे तो आपका कॉर्नवालिस साहब ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो ये स्टार्ट किया था परमानेंट सेटलमेंट 1793 की ये बात है। एक आपका इसी तरीके से आपका महलवाड़ी सिस्टम भी फेमस है, जो कि आपका मैकेंजी जी ने जो है वो स्टार्ट किया था 1822 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन गांधीज 11 पॉइंट अल्टीमेटम विच डिमांड डायरेक्टली टारगेटेड फार्मर, की कौन सी डिमांड जो है वो आपकी फार्मर के लिए थी, गांधी जी ने जो है वो 11 डिमांड अपनी रखी थी। ठीक है जी, ए ऑप्शन है आपका विदेशी कपड़ों पर सुरक्षात्मक प्रशुल्क, नहीं ऐसा तो कुछ डिमांड जो है वो किसानों के लिए तो नहीं थी। बी ऑप्शन सैन्य व्यय और नागरिक वेतन को कम, नहीं ऐसा भी नहीं था। सी ऑप्शन है भू राजस्व कमी और जो है वो नगर कर की समाप्ति, नमक कर की समाप्ति, बिल्कुल ये जो है वो आपका किसानों से रिलेटेड ये था कि भू राजस्व में जो है वो कमी की बात जो है वो थी और नमक कर की जो है वो समाप्ति की बात, क्योंकि जो है वो गांधी जी ने जो है वो दांडी जो है वो यात्रा जो है वो स्टार्ट की थी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट आपका किया था, उसीलिए जो है वो ये उसके बाद उसमें उन्होंने जो है वो ये 11 डिमांडें अपनी रखी थी। तो ये जो है वो फिर उन डिमांड्स को जो है वो इरविन के सामने रखा जाता है, जो कि वायसराय थे उस समय, तो उन्होंने जो है वो ये मांगे फिर जो है वो मानी थी और फिर जो है वो गांधी जी ने जो है वो दांडी यात्रा अपनी समाप्त की थी। ओके जी, इस तरीके से स्टोरी ये क्लियर रखना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द ओनली जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ये तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी ये कवर कर दिया है हमने कि भारत की संविधान सभा की एकमात्र अनुसूचित एससी महिला कौन सी थी आपकी संविधान सभा में, तो कौन सी थी आपकी दाक्षायणी वेलायुधन। ये क्या थी आपकी एससी महिला थी आपकी, कहाँ पर संविधान सभा की ये बात हो रही है। देखिए संविधान सभा में अगर आपसे एससी महिला पूछे तो दाक्षायणी वेलायुधन थी। टोटल महिलाएं पूछिए कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 टोटल महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी बताइए, तो वो थी आपकी बेगम एजाज रसूल, जो आपके बी ऑप्शन में की थी। अगर आपसे पूछा होता कि मुस्लिम महिला कौन थी एकमात्र, तो आपकी थी बेगम एजाज रसूल। और एससी महिला कौन थी एकमात्र, दाक्षायणी वेलायुधन। ओके जी, सरोजिनी नायडू भी यहाँ पर ऑप्शन है। सरोजिनी नायडू से क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो है वो पहली महिला राज्यपाल है। आपका अमृत कौर जी जो है वो आपकी पहली केंद्रीय मंत्री थी आपकी। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एचपीआर से जो है वो इजी क्वेश्चन भी जो है वो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच स्ट्रक्चर इन मोहनजोदाड़ो इज कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेस, कि मोहनजोदाड़ो का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेस है। तो मोहनजोदाड़ो में हमें असेंबली हॉल देखने को मिलता है, रॉयल पैलेस, ग्रेट बाथ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट ग्रीनरीज जो है वो हमें देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो में। और जो वो में मोहनजोदाड़ो जो है ना वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें लड़काना जिला पाकिस्तान में देखने को मिलता है, सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने की मोहनजोदाड़ो की, राखल दास बनर्जी 1922 ने की। तो ये यहाँ से ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन दी लिविंग पैटर्न ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, है ना। औद्योगिक क्रांति यहाँ पर क्या मीनिंग है, औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं कि क्या होता था, पहले जो है वो लोग जो है वो हाथ से काम करते थे, मशीनें जो है वो कम होती थी, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि मशीनें जो है वो ज़्यादा हुई, फैक्ट्रियाँ बनने लगी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में देखने को मिली 1760 के आसपास। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि शहरों में पॉपुलेशन बढ़ी, अर्बनाइजेशन हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुई है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो है वो ए ऑप्शन है, मोर पीपल मूव टू सिटी। मोर पीपल मूव टू सिटी ये हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम और ऑप्शन भी जो है वो पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन, द पॉपुलेशन रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ी है शहरों में जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। सी ऑप्शन है, पीपल मूव्ड बैक टू रूरल एरिया, नहीं रूरल में क्यों जाएंगे, तो वो तो शहरों में जाएंगे लोग। डी ऑप्शन है, सिटी पॉपुलेशन, द सिटी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज, सिटी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। सॉरी यहाँ पर डिक्रीज लिखा गया है, इंक्रीज नहीं है, इसलिए अच्छे से जो है वो पढ़ लेना। इसलिए ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, आपकी मोर पीपल जो है वो सिटीज की ओर जो है वो गए।
तो अधिक लोग शहरों में चले गए, तो यही जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ओके जी, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्ध एस्टेब्लिश हिज संघ विद हिज 5 फॉर्मर, जो है वो अपने शिष्यों के साथ, 5 शिष्यों के साथ इन्होंने एक अपने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। पूछ रहा है कि कहाँ पर की थी। ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है लुम्बिनी, सी ऑप्शन है बोधगया, डी ऑप्शन है कुशीनगर। तो यहाँ पर जो है वो गौतम बुद्ध ने ना बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी, सारनाथ में की थी, याद रखना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारनाथ में ही बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। सारनाथ में हुई थी आपका, सॉरी, सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति नहीं, सारनाथ में फर्स्ट उपदेश जो है वो बुद्ध ने दिया था, पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति तो इनको जो है वो बोध गया में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति, ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ज्ञान प्राप्ति आपकी बोध गया में हुई थी और पहला उपदेश जो है वो इन्होंने सारनाथ में दिया था, और वहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की भी स्थापना की थी अपने 5 शिष्यों के साथ। ठीक है जी, सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध के कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, श्रावस्ती में जो है वो देखने को मिलते हैं। कौशल की राजधानी हमें श्रावस्ती देखने को मिलती है। ओके जी, आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एचपीआर से, आपके हिस्ट्री सेक्शन से पूछ रहा है, और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हु कंपोज द फेमस संस्कृत प्ले भारतीय भास। भारतीय भास की रचना जो है वो किसने की, भारतीय भास की रचना किसने की, शूद्रक ने नहीं की, विशाखदत्त ने भी नहीं की, भवभूति ने भी नहीं की, भट्ट नारायण। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से रचनाओं से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। भारतीय भास की यहाँ पर रचना भारतीय भास की रचना भट्ट नारायण की रचना जो है वो भारतीय भास थी, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि आपकी यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है शूद्रक। शूद्रक की रचना बताइए, मृच्छकटिकम किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। विशाखदत्त ऑप्शन में है, विशाखदत्त की जी का हमें फेमस मुद्रा राक्षस देखने को मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त ने लिखी है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन है भवभूति है, भवभूति ने आपकी मालती माधव लिखी है। अष्टाध्यायी आपसे पूछते हैं कि किसने लिखी, पाणिनि ने लिखी। राजतरंगिणी कलहण ने लिखी। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य का फेमस है। नाट्यशास्त्र आपका भरत मुनि का फेमस है। महाभाष्य आपका पतंजलि का फेमस है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट लिस्ट है, इसको जो है वो रिवाइज आप करते रहिएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वाज अ मेजर रीजन फॉर लीडरशिप ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट शिफ्टिंग फ्रॉम मॉडरेट टू मिलिटेंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट। विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथियों से उग्रवादी चरमपंथियों की ओर स्थानांतरित होने का मुख्य कारण क्या था। उग्र की नरमपंथी से जो है वो उग्रवादी चरमपंथियों की ओर जो है वो स्थानांतरण हो रहा था आपका आंदोलनों का। क्यों हो रहा था वो उग्रपंथी, आप जानते हैं कौन थे, जैसे कि आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री, आपका बाल गंगाधर तिलक, आपका पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल, ये कैसे थे, आपके उग्रवादी थे। तो ये इनकी तरफ जो है वो हो रहा था। क्यों वो हो रहा था, ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है किसानों का आंदोलन में शामिल होना, नहीं, किसानों का आंदोलन में शामिल होने से जो है वो उग्रवादी जो है वो ये इसका जो है वो रीजन नहीं था। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा नरमपंथियों का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है नरमपंथी विरोध प्रदर्शन का सफल ना हो पाना, बिल्कुल सही, क्योंकि नरमपंथी विरोध कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसीलिए जो वो उग्रवादी जो चरमपंथी है उनकी तरफ जो है वो स्थानांतरित हो रहा था ये आंदोलन। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, हु वॉज इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन मार्च 1925। बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है वो किसे चुना गया मार्च 1925 में। इजी क्वेश्चन है, अगर ये आपने गलत किया तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करने अपने एग्जाम में। विट्ठल भाई पटेल, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें ये जो है वो पहले भारतीय सदस्य थे आपके केंद्रीय विधानसभा के। ओके जी, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए भैया, यहाँ पर ये विट्ठल भाई पटेल जी जो थे ना, ये 1925 में ये सदस्य बने थे, पहले भारतीय सदस्य ये बने थे। कहाँ के बने थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बने थे। एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि ये तो भारतीय अध्यक्ष बने थे लेकिन पहले अध्यक्ष जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन बने थे। इतना मैं बता दूं, 1921 में वो बने थे। कौन बने थे पहले अध्यक्ष आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के? पहले भारतीय आपके विट्ठल भाई पटेल बने थे, लेकिन पहले अध्यक्ष में आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच चेर किंग इज नोन फॉर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट एन AY chieftain to obtain a statue for a deity and bathing it in the गंगा before bringing it back। कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चेर राजा था ना जो कि अपने जो है वो AY सरदार के विरुद्ध जो है वो जिसने युद्ध किया था, मूर्ति को वापस लाने से पहले वो गंगा में स्नान करने के लिए जाता था, जो है वो ऐसा कौन सा वो जो है वो चेर राजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका है, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। खुद को
इलंजिराल इरुम्पोरई, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्या था, एक चेर किंग था। डिटेल में ये क्वेश्चन बना है, इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे अगर आपने चेरों को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच फीचर ऑफ इटालियन फेसिज्म वॉज इमुलेटेड बाय द एसे ऑफ द नाजी पार्टी, इतालवी फासीवाद की किस विशेषता का अनुकरण नाजी पार्टी को एसे द्वारा किया गया था। देखिए, फेसिज्म की यहाँ पर बात हो रही है। फेसिज्म के फादर जो है ना बेनिटो मुसोलिनी को जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। इनको जो है वो फेसिज्म के जनक कहा जाता है। तो जर्मनी के हिटलर जो है ना, उन्होंने भी जो है वो इटली से उन्होंने भी प्रेरणा ली और क्या किया कि वहाँ पर भी जो है वो ये स्टार्ट किया। तो वहाँ पर पूछा गया है कि किस चीज़ का उन्होंने अनुकरण किया था, तो आपका पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो स्टार्ट की थी इन्होंने। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा, मिलिट्री यानी कि सेना रखते हैं इसमें। सेना का उपयोग क्यों रखते थे सेना, क्योंकि सेना का उपयोग ये डराने के लिए, राजनीतिक हिंसा के लिए ये किया जाता था। तो ये जो है वो अनुकरण, इसका ये जो है वो अनुकरण किया था आपका किसने, आपका नाजी पार्टी ने ये अनुकरण किया था आपका इतालवी फासीवाद की जो है वो ये विशेषता थी। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, हु मूव द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन दी लोकसभा इन 1963। कि लोकसभा में जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है वो विश्वास प्रस्ताव जो है वो किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में ये विश्वास जो है वो प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में किया गया था। क्या होता है ये अविश्वास कानून, आप जानते हैं क्या इसके? जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इसको जो है वो आपका ये कब ये प्रस्तुत किया जाता है, अगर लोकसभा के मेंबर को ये कहे कि अगर उन्हें जो है वो गवर्नमेंट या फिर सरकार या फिर प्राइम मिनिस्टर पर जो है वो उन्हें विश्वास नहीं है, तभी तो अविश्वास नाम है। विश्वास जो है वो उन्हें गवर्नमेंट पर नहीं है, फिर जो है वो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में सिर्फ ये जो है वो पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ ये पेश किया गया था। किसने ये पेश किया था? आपका याद रखना, कृपलानी जी, आचार्य JB कृपलानी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कृपलानी ने ये पेश किया था आपका। कब किया था? 1963 इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे ये किया था। बाद में ये जो है वो अगर ये प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में बहुमत से अगर ये पास हो जाता है ना, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो बहुमत से ये जो है वो पारित नहीं हुआ था ये अविश्वास प्रस्ताव। तो यहाँ पर 1963 की ये बात हो रही है। JB कृपलानी का नाम यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच सिटी बिकेम द फाइनल एडोब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आफ्टर ही केम टू इंडिया। कि भारत में आने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अंतिम निवास जो था अजमेर था। इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। अजमेर जो है वो इनका जो है वो अंतिम निवास था। चिश्ती जी को जो है ना वो गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सहायता करते थे, सभी की गरीबों की सहायता करते थे, इसलिए इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग most accurately explain the reason behind the demand for a separate state by श्रीलंकाई तमिल। देखिए, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ आज की क्लास में। तो ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन कंसेप्ट में आपके साथ ये डिटेल में जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि श्रीलंकाई तमिल दो समुदाय जो है वो श्रीलंका में थे। सिहली समुदाय और श्रीलंकाई तमिल, ये दो समुदाय थे। जब इंडिपेंडेंस मिली आपकी श्रीलंका को 1948 में, तो सिहली जो थी ये मेजोरिटी में थी। इन्होंने अपनी एक एक्ट से जो है वो इन्होंने जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिहली को जो है वो बना दिया था। तो श्रीलंकाई तमिलों द्वारा जो है वो अलग मांग जो है वो अलग राज्य की मांग जो है वो की गई थी। क्यों की गई थी, उसका रीजन पूछा गया है। ये ऑप्शन है, वे सिहली नेतृत्व का जो है वो समर्थन करते थे। बिल्कुल नहीं, वे सिहली को तो आपके श्रीलंकाई तमिल मानते ही नहीं थे, तो ये तो आपका निगलेक्ट हो गया। बी ऑप्शन, वे सिहली लोगों पर आर्थिक प्रभुत्व चाहते थे। नहीं, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे, वो तो बस एक अलग राज्य की, अलग राष्ट्र की वो बात कर रहे थे। सी ऑप्शन है, वे औपनिवेशिक प्रशासन को प्राथमिकता देते थे। तो ये भी ऐसा नहीं था। दे फेल्ट सिस्टमेटिकली एक्सक्लूडेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय मेजोरिटेरियन पॉलिसीज। बिल्कुल ऐसा ही वे लगता था, उनको जो है वो व्यवस्थित रूप से बहिष्कृत और भेदभाव वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो है वो उनको जो है वो एक तरीके से जो है वो सिहली की जो मेजोरिटी थी, उन्होंने जो है वो एक तरीके से उन्होंने दरकिनार ही जो है वो श्रीलंकाई तमिल को कर दिया था। तो इसीलिए जो है वो ये हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो यहाँ पर पूछा गया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के इनमें से कौन से 3 पिलर में से जो है वो नहीं है। ए ऑप्शन है आपका वंड छकना, बी ऑप्शन है कीरत करना, सी ऑप्शन है आपका मोह करना, डी ऑप्शन है आपका नाम जपना। तो देखिए, सिखिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से जो है वो कौन सा 3 पिलर जो है वो सिखिज्म में है, 3 मुख्य सिद्धांत सिखिज्म के हैं। एक ऑप्शन फर्स्ट है आपका नाम जपना, जो यहाँ पर लिखा है। नाम जपने
से क्या अर्थ है कि ईश्वर को याद करना। बी ऑप्शन आपका कीरत करना, कीरत आपका दूसरा सिद्धांत था। कीरत का क्या मतलब है कि मेहनत करना, चोरी नहीं करना, ये मतलब है आपका कीरत करने का। वंड छकना, वंड छकना का मतलब है कि दूसरों के साथ बांटना सभी चीज़ों को जो आपने जो है वो कमाया है। ठीक है जी, तो ये 3 सिद्धांत है सिखिज्म के, तो ये 3 पढ़े, लेकिन मुंह रखना कोई सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर नॉट पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस आज के समझ आए होंगे कि जो भी हमने आज 57 के आसपास हमने आज क्वेश्चन को डिस्कस किया और डिटेल से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन HPRC आपके हिस्ट्री सेक्शन से पूछ रहा है। ओके जी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HP के अपकमिंग एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जो है वो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं HP पटवारी एग्जाम की, JOIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं 7018186561। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेटेस्ट HPRC पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको एक बेनिफिट हो सके। ओके जी, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, क्वेश्चन नंबर 58 भी एक यहाँ पर रहता है, ये भी जो है वो हम कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि इनमें से 8-fold बुद्धिज्म में जो है ना वो अष्टांगिक मार्ग होता था, एक अष्टांगिक मार्ग, तो इनमें से जो है वो 8 मार्ग जो है वो बुद्धिज्म में बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के। इनमें से वो उन 8 मार्गों में से कौन सा इनमें से जो है वो मार्ग नहीं है, नॉट पूछा गया है। ए ऑप्शन है राइट व्यू एंड राइट एफर्ट, बी ऑप्शन है राइट ओन वर्शिप एंड राइट फेथ, सी ऑप्शन है राइट लाइवलीहुड एंड कंसंट्रेशन, एंड डी ऑप्शन है राइट स्पीच एंड राइट एक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ जो है वो हम बनाते रहें और हमें एक मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।